हेलो दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम फास्ट पे स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी पुरानी की बात कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्लास 8 में जो एनसीईआरटी हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। मतलब कि ये जो टॉपिक चल रहा था कि ब्रिटिश शासन ने किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट का काम किया था। तो सबसे पहले इन लोगों ने जो है यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू करके बंगाल के गवर्नर जनरल को बनाया, जिससे भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको रेगुलेट किया जा सके। फिर इसके बाद इन लोगों ने इसी जो है चैप्टर में आपने ये पढ़ा, भारत में सिविल सेवा की शुरुआत लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा कराया गया, और पुलिस व्यवस्था, दरोगा पद, ये सब कुछ कार्नवालिस ने किया, ताकि वो भारत में आसानी से राजस्व को वसूल सके। और इस राजस्व वसूली के बाद जो है, यहीं पे इसका मतलब है कि कार्नवालिस ने यहाँ पर अस्थाई बंदोबस्त, जिसे जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, उसे लागू करवाया। और फिर आगे ये व्यवस्था और अलग अलग प्रेसिडेंसियों में जो है जमीन या राजस्व से जो भी वसूली की जाती थी, तो वो अलग अलग नाम से, जैसे यहाँ पर हम लोग रैयत बाड़ी या महलबाड़ी व्यवस्था की करेंगे। ये व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिएगा, इससे क्वेश्चन आपका एग्जामिनर बनाया भी है। तो रैयत बाड़ी महलबाड़ी व्यवस्था जिसको हम लोग कहते हैं, ये व्यवस्था उड़ीसा उड़ीसा में लागू हुई, आंध्र प्रदेश में लागू हुई, और तटीय जिलों और यहाँ तक कि बनारस में भी, ये वाराणसी में कौन सी व्यवस्था लागू हुई थी, तो रैयत बाड़ी या महलबाड़ी व्यवस्था में भी अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। मगर मद्रास प्रेसिडेंसी जो चेन्नई था, मतलब मद्रास तमिलनाडु में, एक नई व्यवस्था लागू की गई, इसे रैयत बाड़ी व्यवस्था कहते हैं। ये देखिए, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले रैयत बाड़ी व्यवस्था, देखिए बार बार क्वेश्चन देता है कि सबसे पहले जो है रैयत बाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई थी, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले ये व्यवस्था लागू की गई थी। फिर इसके बाद हम लोग बात करें कि इसमें ये व्यवस्था जब लागू हो गई मद्रास प्रेसिडेंसी में, तो रैयत बाड़ी व्यवस्था में आप देखेंगे कि सरकार ने जमीन पर रैयत यानी किसानों को दे दी, और जमीन के उपजाऊपन या फसल का किस्म के आधार पर राजस्व 30 साल की अवधि के लिए निश्चित कर दिया जाता था। तो यहाँ पर देखिए, ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा है कि जो रैयत बाड़ी व्यवस्था थी, इसका मतलब है कि यहाँ से यदि आपका एग्जामिनर यहाँ से कि ये कितने साल के लिए व्यवस्था, देखिए नई एनसीईआरटी में नहीं है, किस्म के आधार पर राजस्व का 30 साल के लिए, 30 साल तक की अवधि के लिए निश्चित कर दिया जाता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि कितने वर्षों के लिए इसे जो है निश्चित किया जाता था, 30 सालों के लिए निश्चित किया जाता था। पैदावार का कुल कीमत का लगभग आधा हिस्सा, मतलब 50% व्यवस्था, रैयत बाड़ी व्यवस्था जो हमारा व्यवस्था थी, सरकार को मिलता था इसकी व्यवस्था के अंतर्गत। लेकिन ये निश्चित नहीं था, किसी किसी जगह पर 30% था, किसी किसी जगह 60% था। इसका मतलब है कि टोटल यदि देखा जाए लगभग 50%। और इस तरह से किसान जो है, किसान की स्थिति अधिक सुरक्षित हो गई, और यहाँ तक कि राजस्व जो है वसूली बड़ी सख्ती से होने के कारण वह अक्सर, जैसे यहाँ के जो अक्सर जो है वो महाजन के चुंगल में फंस जाता था, और व्यवस्था से सरकार को ही सबसे बड़ा जमींदार बना दिया गया, और किसानों को सरकारी अफसरों का दया पर छोड़ दिया गया। उत्तर भारत में भूमि बंदोबस्त मतलब अस्थायी प्रथाओं के अनुसार हुआ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गांव बिरादरियों या महलों के साथ भूमि बंदोबस्त किया गया। जो ये व्यवस्था जो है लागू की गई, तो ये जमीन पर ही व्यवस्था, चाहे अस्थायी बंदोबस्त, महलबाड़ी, रैयत बाड़ी, ये व्यवस्था जमीन पर गांव बिरादरियों के समूह स्वामित्व को भाईचारा कहा जाता था। यदि पूछेगा कि जो महलबाड़ी व्यवस्था थी, महलबाड़ी व्यवस्था खुद जो है महाल के व्यक्तियों द्वारा वसूला जाता था, इसे बोलते थे भाईचारा। इसका मतलब है कि सामूहिक स्वामित्व होता था। भाईचारा, गांव के समूह महाल कहलाते थे, इसलिए इसे महलबाड़ी व्यवस्था कहा गया। ये व्यवस्था सबसे पहले, यह व्यवस्था देखिए पंजाब और दिल्ली में यही भूमि व्यवस्था लागू की गई। इसका मतलब है कि आप देखेंगे कि रैयत बाड़ी व्यवस्था आप दक्षिण में जाएंगे, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सब में, लेकिन ये व्यवस्था जो महलबाड़ी थी, ये पंजाब और दिल्ली क्षेत्रों में, पश्चिम भारत की कुछ समय तक। इसका मतलब है
कि पश्चिम भारत में ये आपका महालबाड़ी व्यवस्था थी। कुछ समय तक मराठों द्वारा स्थापित भूमि व्यवस्था को ही चलने दिया गया, मगर धीरे धीरे रैयत व्यवस्था के अनुसार परिवर्तन किए गए और गांव के प्रधान ब्रिटिश जिलाधिकारी के मतहत हो गए और आगे चलकर उन अधिकारी प्रधानों के कार्यों को अपने हाथों में ले लिया। अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए भूमि कानून ने भारतीय समाज में कई स्थितियां पैदा की और जमीन खरीद बिक्री की चीज़ों हो गई और समय के अंदर सरकार को राजस्व अदा करने के कानून के कारण कई छोटे भूस्वामी अपनी संपत्ति को गिरवी रखने या उससे हाथ धोने पर मजबूर हुए। प्रमुख रूप से इन्हीं नई भूमि व्यवस्थाओं के कारण गांवों में जमीन का वितरण असमान हुआ और गरीबी बढ़ी। परंतु इन भूमि व्यवस्थाओं ने भारतीय कृषि उत्पादन को बाजार के साथ जोड़कर अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा भी दिया, क्योंकि इससे क्या होता था कि जो भारतीय कृषि मतलब भारत की कृषि में नील व्यवस्था और यहाँ तक कि कह सकते हैं कि अफीम की खेती करना, ये सब कुछ जुड़ गया, जिससे अप्रत्यक्ष तो बढ़ावा मिला ही और इससे खाद्यान्न और नकदी फसल का बागान वस्तुएं देशी और विदेशी बाजारों में लेने लगी। इसका मतलब है कि खाद्यान्न उत्पादन में भी वृद्धि हुई और नकदी फसल जो है, जिसमें हम लोग नहीं कह रहे हैं कि नील की खेती है, कपास की खेती है, इसके अलावा जो है आपका अफीम की खेती है, ये सब खेती को बढ़ावा मिला इन व्यवस्थाओं से। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या हुआ कि बढ़ावा मिला और बिक्री की महत्वपूर्ण चीज़ें बन गई। उदाहरण के लिए ब्रिटिश व्यापारी अफीम के बड़े पैमाने पर चोरी छिपे चीन ले जाने लगे, इसलिए भारत में अफीम की पैदावारी बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया। ये नकदी फसल थी। और फिर काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, क्योंकि बाहर के देशों में कपास की मांग बढ़ गई थी। भारत में जूट, चाय, कहवा के निर्यात, आधिकारिक मुनाफा, ये सब उस समय का जो है नकदी फसल थी। इसका मतलब है कि ब्रिटिश सरकार जो है उस समय जो नकदी फसल के जो है प्रोत्साहित करती थी तो चाय, कहवा, जूट, इसके अलावा जो है जूट के बाद कपास और अफीम, इन सबको नकदी फसल के रूप में रखा जाता था। इसके अलावा खाद्यान्न फसलें थी। अब देखिए, इस व्यापार का ज़्यादातर लाभ अंग्रेजों के व्यापारिक संस्थाओं या उनके जो है गुमस्तों ने ही उठाया और भारतीय किसानों को कोई बहुत फायदा नहीं मिला। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि हम लोगों का एक प्रकार के शोषण किया। अब देखिए, उद्योग और व्यापार, इसका मतलब है कि ब्रिटिश सरकार में भारतीय उद्योग को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचा, क्योंकि हमारा सबसे पहले ब्रिटिश ने क्या किया था, हमारे उद्योग को कैसे नष्ट किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो भारत में परंपरागत उद्योग था, परंपरागत उद्योग उसे खत्म कर दिया, परंपरागत उद्योग को समाप्त किया। यही सबसे बड़ा रीजन था। यदि पूछेगा कि भारतीय उद्योग में कैसे समाप्त हुआ, तो जो परंपरागत, जैसे हमारे यहाँ बुनाई की व्यवस्था थी, बड़ी मशीनें आ गई, खत्म हो गया। हमारे यहाँ पत्थर पे जो है डिजाइन की व्यवस्था थी, वो खत्म कर दिया गया। हमारे यहाँ कारीगरी व्यवस्था थी, वो समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब है कि इस तरह से इन लोगों ने अलग अलग जो हमारे परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी जो उद्योग चल रहे थे, उसे इन ब्रिटिश सरकार के लोगों ने क्या किया, समाप्त कर दिया। ठीक है। तो अब देखिए, उत्पादन को आधुनिक तरीके से जाने से अपने भारत की औद्योगिक आबादी तो बढ़ी। देखिए, ये आधुनिक तरीका जोड़े तो ये परंपरागत उद्योग क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पर से क्वेश्चन यही ऑप्शन आएगा, यूपीएससी भी, यूपीपीसीएस भी और वनडे के एग्जाम में भी, कि ब्रिटिश सरकार का आने पर भारत के उद्योग पर क्या परंपरागत उद्योग नष्ट हो गया, जो हमारा परंपरागत उद्योग था वो नष्ट हो गया। ठीक है। दो प्रकार की थी, इसका मतलब औद्योगिक आबादी, गांव के एक दस्तकार मतलब विशिष्ट प्रकार की चीज़ें तैयार करने वाले जो शिल्पकार वगैरह होते थे, ये इनका परंपरागत उद्योग होता था। और एक होते थे साधारण दस्तकार थे, जो मोटा कपड़ा बुनने और जुलाहे, औजार बनाने, बढ़ई और घरेलू बर्तन बनाने या कुम्हार आदि के पेशे मुख्यतः पैतृक थे। वे कुछ सालों के समय तक खेती भी करते थे। इसका मतलब है कि इन्हीं को हम लोग बोलते थे परंपरागत उद्योग। ये उद्योग जो है ब्रिटिश शासन व्यवस्था में समाप्त हो गया। शहरों में बसे हुए शिल्पकार उपयोगी चीज़ों के अलावा विकास को भी चीज़ें जो है बनाते थे। वे चीज़ों को देशी तथा विदेशी बाजारों में बिकवाते थे। तो इस तरह से हमारा जो उद्योग व्यवस्था थी, देखिए ये उद्योग व्यवस्था जो कारीगर बनाते थे वो समाप्त हो गई। फिर इसके बाद यहाँ पर ये देखिए,
उद्योग व्यवस्था समाप्त। तो एक विशिष्ट वस्तुओं में सूती कपड़ों का विशेष महत्व था। याद रखना है कि यदि भारत में पूछेगा कि सबसे प्राचीन उद्योग कौन था, जैसे परंपरागत उद्योग में भारत का सबसे प्राचीन उद्योग, ये देखिए भारत का सबसे प्राचीन उद्योग, यहाँ से देखिए क्वेश्चन बना है सबसे प्राचीन उद्योग। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग यदि पूछेगा कि कौन सा है, तो सूती कपड़ों का उत्पादन करना जो है सबसे प्राचीन उद्योग, भारत का पहला उद्योग भी माना जाता है। हालांकि इस पर भी ब्रिटिश सरकार ने प्रहार किया। 1818 में पोर्ट ग्लोस्टर कलकत्ता में जो है पहला सूती वस्त्र कारखाना खोला गया, जिसमें आप देखेंगे भले वो चला नहीं, फिर 1854 में मुंबई में जो खोला गया वो चला। ये अत्याधुनिक मशीनें थी, आधुनिक उद्योग बना, जिससे जो हमारा हस्त और शिल्प कलाकारी थी वो खत्म हो गई। ठीक है, अब सूती कपड़ों का उत्पादन देश के अनेक भागों में होता था और इसके उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे ढाका, कृष्णनगर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा और मुल्तान, लाहौर, बुरहानपुर, सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, मदुरई। विलास की दृष्टि से सादे सूती कपड़े और मलमल का महत्व था और उन्हीं के रेशमी कपड़ों का ख्याति भी थी। और कम नहीं, लोहा व इस्पात, तांबा व पीतल और सोना व चांदी की वस्तुएं भी बड़ी प्रसिद्ध थी। 17वीं और 18वीं सदियों में जहाज निर्माण के क्षेत्र में भारत का बड़ा नाम था। जहाज निर्माण के मुख्य केंद्र थे गोवा, सूरत, मछलीपट्टनम, सतगांव, ढाका और चटगांव। उस काल का एक विद्वान लिखा है कि जहाज निर्माण के बारे में उन्होंने भारतीयों ने अंग्रेजों से जितना सीखा उससे कहीं अधिक शायद उन्हें सिखाया। मतलब कि शहरों के उद्योग सुसंगठित थे और शिल्पकारी पैतृक पेशा थी। शिल्पकार एक विशेष उपजाति के लोग होते थे, जैसे जो सेठ होते थे ना, जैसे शिल्पकार मतलब गहने को जो है डिजाइन करना। ये देखिए गुजरात के शिल्पकार श्रेणियों में संगठित थे और श्रेणियां उत्पादित वस्तुओं पर स्तर पर नजर रखती थी और अपने सदस्यों के कल्याण पर ध्यान रखती थी। ये सभी काम जो है शिल्पकारों का था और किस तरह से व्यापार करना है उसका भी काम ये लोग करते थे। अब देखिए, अब इसके बाद व्यापारियों से शिल्पकारों से पेशगी धन मिलता था, जिन्हें राजाओं और सामंतों को निरंतर संरक्षण मिलता था। ये आमतौर पर विकास की वस्तुएं पसंद करते थे। भारतीय उद्योग का पतन, आप देखेंगे कि भारतीय उद्योग के पतन के बारे में सबसे पहले किसने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पंगु हो रही है, तो हमारे वयोवृद्ध व्यक्ति जिसको हम लोग कहते हैं, ये है आपका दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक एक लिखी थी जो है अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ये जो पुस्तक थी इसमें एक ड्रेन थ्योरी थी, ड्रेन थ्योरी। इस ड्रेन थ्योरी में इन्होंने बताया कि भारत का धन निष्क्रमण, मतलब भारत का धन धीरे धीरे जो है ब्रिटिश खजाने में जा रहा है और यहाँ जो उद्योग है भारतीय उद्योग अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ब्रिटिश पूर्णतः भारतीय उद्योग पर अधिकार कर लिया, जिससे यहाँ की जो परंपरागत उद्योग है वो नष्ट हो गए। कारखानों से बने जो कपड़े थे वो काफ़ी सस्ते हो गए और यहाँ के जो हाथों से बने कपड़े काफ़ी महंगे हो गए, क्योंकि वो मशीन से बनते थे, उसमें लागत कम आती थी। तो ऐसे में भारतीय उद्योग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। ये बात जो है दादा भाई नौरोजी, यहाँ तक कि इन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की भी गणना कर दी। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, PCI, इसका मतलब है प्रति व्यक्ति आय, भी इन्होंने निकाला 1867-68 में, जिससे हमें भारतीय उद्योग का पतन और हमारी अर्थव्यवस्था कैसे समाप्त हुई। अब देखिए, शिल्प और उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन उसके बाद इनका तेजी से पतन हुआ। इस पतन से क्या कारण थे? इसमें ब्रिटिश प्रदेशों के राजे राजवाड़ों के धीरे धीरे खत्म हो जाने के कारण भारतीय उद्योग की बढ़िया वस्तुओं की मांग घटती गई और कई राजा और सामंत कुशल कारीगरों को नियमित वेतन देकर अपने आश्रम में रखते थे, मगर ब्रिटिश अफसरों ने भारतीय शिल्पकारों को उसी तरह आश्रय प्रदान नहीं किया। दरअसल ये जो है क्षेत्रों में भारतीय राजाओं
का शासन कायम रहा, उन्हीं से कुछ परंपरागत शिल्प व्यवसाय जीवित रहे, मगर भारतीय उद्योग के लिए पतन का मुख्य कारण यही था। और इस तरह से कुछ और थे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि भाग्य अब इंग्लैंड के व्यापारी उद्योगपतियों के हाथों में था। भारत का जो पूरा भाग्य, यूरोपीय व्यापारी भारत आने और मुख्य उद्देश्य था कि देश के साथ व्यापार करके मुनाफा कमाना। यद्यपि भारत अधिकांश कृषि और औद्योगिक उपज में थे, इसका मतलब है उपज देश की खपत होती थी, मगर दूसरे देश में भी भारतीय चीज़ों की मांग थी। भारत के निर्यात होने वाली वस्तुएं बढ़िया सूती, रेशमी कपड़े, मसाले, नील, चीनी, औषधि, पत्थर आदि जो है शिल्प वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान था। याद रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है पीसेस वगैरह कि भारत में ब्रिटिश शासन काल के समय जो चीज़ें थी वो क्या क्या व्यापार में जाती थी विदेशों में, सूती, रेशमी कपड़े, मसाले, नील, चीनी, औषधि, यहाँ तक कि कीमती पत्थर, ये सब जो है हमारे यहाँ क्या होता था, विदेशों में व्यापार करने के लिए होता था। तो ये व्यवस्था जो है हमारे यहाँ जो शुरू की गई विदेशों में व्यापार करने के लिए, तो ये व्यवस्था जो है एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था मानी जाती थी, जो हमें अब देखिए इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महत्वपूर्ण स्थान था। बदले में भारत को सोना और चांदी मिलते थे, बाहर से जो है सोना चांदी मिलते थे। 17वीं सदी के अंत तक भारत के सूती कपड़ों की इंग्लैंड में इतनी अधिक मांग बढ़ गई कि वहाँ का कपड़ा उद्योग बर्बाद हो गया। परिणामतः इंग्लैंड में पहले 1700 से 1720 में कानून बनाकर के कपड़ों को कई किस्मों के आयात पर पाबंदी लगा दी गई। ऐसी कानून पाबंदियां यूरोप के अन्य देशों में भी लगाई गई ताकि भारत जो है वहाँ जो कपड़े बेच करके काफ़ी बड़ा मुनाफा कमा रहा था, वो पाबंदियों के कारण जो है कपड़ा उद्योग पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा और सूती रेशमी कपड़ों का कुछ जो है स्थितियाँ और खराब हुई। इंग्लैंड कपड़ा उद्योग के विकास हो रहा था इंग्लैंड में। इस उद्योग में भारतीय कपड़ों के किस्मों का मुकाबला करने की जीतोड़ कोशिश हो रही थी। उदाहरण के लिए लखनऊ में बनने वाली छींट को इंग्लैंड की महिलाएं बड़ा पसंद करती थी, मगर 1754 तक अंग्रेज दावा करने लगी कि वे भारतीय दस्तकारों से बेहतर छपाई कर सकते हैं। और उसी दौरान हुआ क्या कि जब ये ऐसी दावा करने लगे तो जाहिर सी बात है भारतीय उद्योग पर इसका काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा। तो समय उद्योग क्रांति और नई मशीनें, उस समय औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ आई थी, तो ब्रिटिश में आई, मतलब इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई, जिससे अब ये कपड़े बनाने के लिए ये लोग क्या करने लगे कि नई मशीनों का इस्तेमाल करने लगे। और ये मशीनें याद रखना है कि सबसे पहले यदि पूछेगा कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी। और इंग्लैंड अब क्या कर रहा है कि इंग्लैंड कपड़ा उद्योग में मशीनों का मदद ले रहा है। इससे भारतीय कपड़ों के निर्यात की स्थिति बिगड़ गई और उस समय तक भारत में कंपनी का शासन शुरू हो गया था। ब्रिटिश व्यापारी उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए यहाँ भारत और वहाँ के इंग्लैंड के कुछ कदम उठाए और भारतीय उद्योग को क्षति पहुँचा दी। कंपनी का मुनाफा बढ़ाने के लिए उनके एजेंटों ने कपड़े और अन्य वस्तुओं को भारतीय उत्पादकों को मजबूर किया कि वो उनसे बाजार भाव से 20 से 40% तक का कम कीमत ले। उस समय ढाका में मलमल उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र था, जो ढाका के उत्पादकों की कीमतें घटाने का विरोध किया और ऊंची कीमतों की मांग की, तो उसके खिलाफ बल प्रयोग किया गया। अनेक बुनकरों के नाम कंपनी वहीं में लिख लिए गए, उनके किसी अन्य काम करने पर पाबंदी लगा दी गई। कंपनी के अफसर कपास की कीमत को नियंत्रित करने लगे, ताकि देखिए इससे क्या होगा, जब कपास की नियंत्रित होगा तो उससे कपड़ा उत्पाद पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। उत्पादकों को कठिनाई और अधिक बढ़ गई और किस्म के कपास को जो है दक्कन से आता था, मतलब अच्छे जो किस्म के कपास, बढ़िया किस्म के, कंपनी के अफसर दक्कन को से थोक में कपास खरीदते थे और उसे ऊंची कीमतों पर बंगाल बुनकरों को बेचते थे। इससे क्या होता था कि अब यहाँ पर दोहरा लाभ होने लगा। सब कारणों से बुनकर समुदाय दरिद्र हो गया और सूती कपड़ा उद्योग चौपट हो गया। इस प्रकार 18वीं शताब्दी के अंत तक औद्योगिक समृद्धि वाला बंगाल प्रांत लगभग बर्बाद हो गया। मशीन से बने सस्ते सूती कपड़ों के आने से भारतीय कपड़ा उद्योग को सबसे बड़ा धक्का लगा। यही नहीं, इंग्लैंड से भारत आने वाली वस्तुओं पर चुंगी नहीं लगती थी। दूसरी ओर भारत से इंग्लैंड पहुंचने वाली वस्तुओं पर
वहाँ ऊंची चुंगी लगती थी, मतलब ज़्यादा टैक्स लगता था। चुंगी एक प्रकार का कर है, इतना ध्यान रखिएगा। और इससे क्या हो गया कि आयातित वस्तुएं, सूती कपड़े की मात्रा सबसे ज़्यादा थी। और परिवहन संचार के साधनों में हुए सुधार से भारत ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार और ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत बनने लगा। अब भारत में क्या हुआ, एक प्रकार का ददनी व्यवस्था लागू हुई। ददनी व्यवस्था मतलब था कि कम दामों पर ये लोग पहले से ही पैसे दे करके किसान से जो एक फिक्स प्राइस कर लेते थे, जिससे कि यहाँ से जो इंग्लैंड आसानी से जो है कपास हो या कोई भी जो रॉ मटेरियल है उसे पहुंचाया जा सके, और वहाँ से जो है बनाए हुए कपड़े भारतीय बाजार के लिए जो है उपयुक्त थे, जिससे भारतीयों को दोहरा हानि पहुंचने लगी। तो इस तरह से 1853 में बम्बई में के थाने के बीच शुरू हुई, मतलब कि पहली रेल की शुरुआत जो है, परिवहन के साधन भी इन्होंने महत्वपूर्ण किया, और जिससे कि टेलीग्राम की शुरुआत भी 1853 में इन लोगों ने किया। और ये व्यवस्था लागू करते ही इनको संचार माध्यम मिल गया भाई, और इससे जो है काफ़ी बड़ा व्यापार को लाभ मिला। सामाजिक कानून, अंग्रेजों ने सदियों से कई रीति रिवाज और अमानवीय प्रथाओं को नष्ट कर दिया। अच्छा, रीति रिवाज अमानवीय प्रथाएं कौन थी? जैसे हमारे यहाँ क्या था कि सती प्रथा थी, सती प्रथा, इसको खत्म किया। शिशु बलि प्रथा को खत्म किया, बलि प्रथा को खत्म कर दिया। नर बलि प्रथा को खत्म कर दिया, ये अमानवीय थी, नर बलि प्रथा को खत्म कर दिया। ठीक है, गुलामी व्यवस्था को खत्म कर दिया, जो गुलाम लोग रखते थे, गुलामी कोई भी व्यक्ति नौकर नहीं बल्कि एक गुलाम रख लेता था, तो गुलामी व्यवस्था को भी खत्म कर दिया। तो इसे अमानवीय व्यवस्था कहते हैं। रीति रिवाज, जैसे विधवा विवाह जो था उसे फिर से मान्यता दे दिया, मतलब विधवा विवाह को मान्यता दे दिया, विधवा विवाह। तो ये सब क्या था, इस सब एक हमारे जो सामाजिक जो व्यवस्था थी, उन अमानवीय प्रथाएं चली आ रही थी। ऐसे कुछ अधिक निष्क्रिय प्रथाओं को शिकार थे तथाकथित निम्न जातियों के लोग और उनकी स्त्रियां और उनके बच्चे, विशेषकर कन्याएं। लंबे समय तक ब्रिटिश शासकों ने इन बुरी प्रथाओं पर ध्यान दिया, और जिससे क्या किया कि ध्यान नहीं दिया, तो उनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में आर्थिक शोषण करना, न कि सामाजिक बुराइयों को दूर करना। इस काल में भारत आए कुछ ब्रिटिश प्रशासक मानवतावादी तथा सुधारवादी विचारों से प्रभावित थे। उन्हीं प्रयासों से 19वीं सदी के पहले भाग में भारत के कुछ मानवतावादी कदम उठाए गए। इसमें से भारतीयों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और भारतीयों के बारे में विस्तार से देखिए, आगे देख रहे हैं। जैसे कन्यावध, सती प्रथा, बिरादरी में कन्यावध प्रथा प्रचलित थी, मतलब कुछ बिरादरी में, और जो जन्म लेते ही कन्याओं को मार दिया जाता था। इसके अलावा जो आपका ये बाल विवाह था, सती प्रथा था, ठीक है, और अविवाहित रहना एक कलंक था, तो जो है विधवा पुनर्विवाह को इन्होंने मान्यता दे दिया। तो ये सभी जो धार्मिक गिनौतियों को पूरा करने और नवजात पुत्र और पुत्री दोनों को ही पवित्र नदियों प्रवाहित कर दिया जाता था, इस क्रूर प्रथा को भी बंद कर दिया। मतलब यहाँ पर इन्होंने कहा कि धार्मिक जो है को गनौतियों को पूरा करने के लिए ये व्यवस्था जो लागू की गई थी। भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा बड़ी दयनीय थी। उनमें से अनेक जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक दुख और अपमान की एक लंबी कहानी थी। काफ़ी छोटी उम्र में उनका ब्याह कर दिया जाता था, मतलब बाल विवाह जो था वो भी अंग्रेजों ने क्या किया, रोक लगा दिया। आप देखेंगे बाल विवाह के लिए नेटिव मैरिज एक्ट आया, इसके अलावा जो है शारदा एक्ट आया, और 1893 में भी एक एक्ट आया, ठीक है। तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं लाई गई, ये हिंदू के कुछ तथाकथित उच्च जातियों के प्रचलित बर्बर प्रथा थी, और विधवाओं को अपने पति के चिता में जलना, मतलब सती प्रथा भी व्यवस्था, जिसे 1828 में सतीदाह को ख़त्म कर दिया गया, और इस तरह से 1829 में एक कानून बनाया गया और इस कुप्रथा पर रोक लगा दी गई। तो ये जो व्यवस्था थी, जैसे ये देखिए सती प्रथा का ही है, इसका मतलब है कि इस व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करना जो है ब्रिटिश सरकार का काम था, और भारत में ये एक प्रकार की क्या थी, बुराइयां थी, जो सती प्रथा थी, जिसे 1929 में विलियम बेंटिंग द्वारा पूरी तरह से रोक लगा दिया गया। राजा राम मोहन राय द्वारा इस जबरदस्त आंदोलन चलाया गया, जिससे प्रथा को बंद करने में मदद मिली। राजा राम मोहन राय अधिक जानकारी जो है
हम लोग आगे भी पढ़ेंगे समाज सुधार में। इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दे दिया 1856 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कानून रूप से हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। गुलामों का व्यापार जो होता था, गुलाम को बेचना खरीदना, इसका मतलब ये व्यवस्था जो हमने अभी बताया था आगे समाप्त कर दिया गया। कानूनी तौर से देखिए गुलामों को जो है 1843 में कानूनी स्तर पर दास प्रथा मतलब वही गुलामी व्यवस्था को पाबंदी लगा दी गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी जो अपडेट है 1843 में वो बार बार आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर सामाजिक सुधार के ये प्रयास महत्वपूर्ण थे और भारतीय जनता का एक महत्वपूर्ण बहुत छोटा समुदाय ही इससे प्रभावित हुआ। सरकार का मुख्य प्रयास था कि ब्रिटिश हितों की रक्षा तथा बुद्धि करना और दूरगामी सामाजिक सुधारों को उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इस दिशा में स्वयं भारतीयों ने भी प्रयास किए। भारतीयों ने धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू किए और बाद में ही देश आज़ादी का भी आंदोलन शुरू हुआ। तो इस तरह से जो व्यवस्था शुरू की गई वो व्यवस्था आपका मुख्य थी। अब यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि आधुनिक शिक्षा का आरंभ मतलब कंपनी के शासन के शुरू होते ही भारत में प्रारंभिक शिक्षा की पाठशालाएं मतलब उच्च शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और मदरसा, भारत में पहला जो शिक्षा का केंद्र ब्रिटिश सरकार ने खोला था वो मदरसा खोला था कलकत्ता में, पहली शिक्षा की व्यवस्था की गई। लेकिन इसके अलावा आपका प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा की जो नींव डालने वाले हैं वो भी कौन है, वो आपके जो है ब्रिटिश शासन रही है। आप देखेंगे कि बूट डिस्पैच 1854 में एक कानून आता है जिससे भारतीय शिक्षा में काफ़ी बड़ा परिवर्तन किया जाता है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको मजबूत किया गया और साक्षरता, बड़े से बड़े लोगों को साक्षरता के प्रति जागरूक किया गया और शिक्षा का मशाल कंपनी द्वारा पूरे देश के लिए जो है चलाया गया। तो इस तरह से हम लोग देखें तो लोगों को एक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना ब्रिटिश सरकार का सबसे महत्वपूर्ण जो है कारण बन गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इस तरह से उचित शिक्षा उनको मिलने लगी। भारतीय शासक ने जमीन दान दी और कंपनी की सरकार को छीन ली, मतलब कंपनी की सरकार ने छीन ली। इसे पुरानी शिक्षा प्रणाली की अवनति कहते हैं। अंग्रेजी भाषा के पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान विषयों पर शिक्षा देने के लिए मद्रास इलाके में, बाद में बंगाल और मुंबई में, जैसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो लागू हुआ था वो 1834 में मैकाले की सिफारिश पर बेंटिंग ने लागू किया था। इसे सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया, तो मद्रास में, फिर इसके बाद आपका बंगाल में, फिर बम्बई में। इन सब प्रेसिडेंसियों में सबसे पहले लागू हुआ अंग्रेजी शिक्षा और इस तरह से कंपनी जो है अंग्रेजी शिक्षा को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करती थी और यहाँ तक कि फिर बाद में सरकार को सहायता मिलने लगी और पहली शिक्षण संस्थाएं कलकत्ता में मदरसा जिसे हमने बताया था, फिर इसके बाद बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय जोनाथन डंकन द्वारा जो है बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय कार्नवालिस के समय बनाया गया था। और फिर आप देखेंगे कि इस तरह से भारतीयों को स्कूलों की स्थापना हुई और यहाँ पर अफसर और यहाँ तक कि कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज जो है स्थापित किया गया और अंग्रेज जो है प्रिंसिपल के साथ कुछ भारतीय पंडित काम करने लगे और उनका काम अंग्रेजों और भारतीय भाषाओं के इतिहास, कानून, रीति रिवाजों को परिचय करवाना। इससे बंगाल में पहली प्रवेशिका उर्दू का एक शब्दकोश और हिंदी का एक व्याकरण बनाया गया जिससे वो आसानी से अनुवाद कर सके, जिसको हम लोग कहते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये क्या थी, ये संस्था जो है खुद जो है अनुवाद करती थी। ब्रिटिश शासकों ने भारत के शिक्षा विकास के लिए भी पहला कदम उठाया। 1813 में चार्टर एक्ट के बाद इन्होंने दावा किया कि भारतीयों के शिक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए जो है ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, खर्च करेगी। ऐसा कानून बनाया गया। तो यहाँ पर देखिएगा ये 1813 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक व्यवस्था है जिसमें हम लोगों के व्यापार पर तो प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन इसके लिए 1 लाख रुपए देखिए यहाँ पर वार्षिक शिक्षा पर मंजूरी दे दी, जिससे इससे भारत में जो है शिक्षा नीति तय करने लगी और कंपनी शिक्षा प्रणाली को भी लागू कर दिया। ठीक है, ऐसी व्यवस्थाएं भारत में लागू हो गई। राजा राम मोहन राय भारतीय पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक थे, मतलब पाश्चात्य शिक्षा जो अंग्रेजों की नई शिक्षा थी इसके समर्थक माने जाते हैं। और 1835 में सरकार ने भारतीय और यूरोपीय साहित्य का ज्ञान विज्ञान शिक्षा देने को कहा,
निर्णय लिया, इस निर्णय के बाद सरकार खोले गए चंद स्कूल कॉलेज में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया 1834 में, जो मैकाले की सिफारिश पर ऐसा किया गया। और शिक्षा में चलाई गई अंग्रेजी शिक्षा वही अंग्रेजी शिक्षा कहलाई। ठीक है, इस तरह से भारतीय शिक्षा भी काफ़ी जो है अंग्रेजी शिक्षा लागू होने के बाद एक पाश्चात्य शिक्षा ले लिया। और फिर इसके बाद 19वीं सदी के पूर्वार्ध में अंग्रेजी शिक्षा की मांग तेजी से बढ़ती गई और 1844 में सरकार ने घोषणा किया कि अंग्रेजी जानने वाले भारतीय को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। इससे अंग्रेजी शिक्षा अधिक लोकप्रिय हो गई। सरकार ने, इसका मतलब 1844 में जैसे ही सरकार ने इस तरह का घोषणा किया 1844 में कि जो लोग अंग्रेजी जानते हैं उन्हें नौकरियां दे दी जाएंगी, वैसे आज भी वही है, जैसे जितना आप स्मार्ट अंग्रेजी बोलते हैं आपको जो है ज़्यादा वरीयता दिया जाता है। और इस तरह से बहुत कम धन उपलब्ध कराया था। इससे स्पष्ट था कि भारतीयों की शिक्षा में ब्रिटिश शासकों की दिलचस्पी नहीं थी। नई शिक्षा प्रणाली की इस बात के लिए आलोचना होती थी कि यह ब्रिटिश प्रशासन के लिए केवल क्लर्क तैयार करने के लिए बनी है, आम जनता की शिक्षा उपेक्षा के लिए थी। इस तरह से जो व्यवस्था जो बनाई गई थी वो भारतीय शिक्षा को आधुनिकता पर ले जाने के लिए। ठीक है, और इस आधुनिकता के बाद उन्हें अन्य भागों में हो रहे विकास जानकारी मिली। वे भारत के आधुनिकीकरण के तरीकों और उपायों के बारे में सोचने लगे। उनमें से कुछ समाज सुधार आंदोलन, तो कुछ समाज सुधार जो है आंदोलन के रूप के बाद कुछ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अग्रदूत बने। इस तरह से ब्रिटिश शासकों से अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय ब्रिटिश शासन व्यवस्था का समर्थन हुआ। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया समाप्त। अब अभ्यास प्रश्न है। तो इस तरह से हम लोग एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी की जो ये चैप्टर था बहुत ही महत्वपूर्ण है और पुरानी एनसीईआरटी सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए, तभी आपका एग्ज़ाम निकल पाएगा। चाहे आप रिटेन एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप ऑब्जेक्टिव की वाईक्यू वाला एग्ज़ाम दीजिए, सभी इंपॉर्टेंट होंगे। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।